हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 15 चैप्टर है और अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, भारतीय संघ व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर नहीं है, अपितु राज्यों के अंत संबंध पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं, तो सभी को हम लोग देख लेंगे। देखिए, पहला, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, सार्वजनिक कानून, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रिया को पारस्परिक मान्यता, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, अब देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद अक्सर होता रहता है, तो चलिए देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 262, कितना 262, ठीक है, याद रखना कितना 262, नोट करते चलना। अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसमें दो प्रावधान हैं, तो हम लोग देख लेंगे एक बार। पहला प्रावधान, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। आगे देखते हैं, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रावधान के अधीन संसद ने दो कानून बनाए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, याद रख लेना, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ठीक है, तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। पहला भी है 1956 में और दूसरा भी, मतलब कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में, ये भी। ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी के जल के संबंध में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादों के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवादों से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्याय तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि जल विवादों से विविध अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया गया है कि जब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाता है तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता। अब तक 2016 केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है। इन न्यायाधिकरणों के नाम, गठन का वर्ष एवं संबंधित राज्यों की सूची तालिका के नीचे हम लोग अभी दर्शाएंगे, देखेंगे। तो अभी हम लोग इधर देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषदों का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषदों का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसे परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित कर सकता है। तो अब हम समझेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। जस्ट वे थोड़ा सा या अब देखते हैं। देखिए, अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, तो दोस्तों ये 18 तक हो गया, क्योंकि ये किताब 2020 की है और अभी 2024 है, तो नया संस्करण आ गया है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे, तब जो भी फैक्ट होगा 2024 में, 2020 से 24 में, तो वो भी इस चैप्टर के अधीन हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले नाम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट 1969 में हुआ था। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, इससे ये तीनों राज्य संबंधित थे। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
आगे दूसरा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में हुआ था। ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी शामिल है। ठीक है, तो 5 राज्य शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तीसरा है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 1969। ठीक है, तो 69 ये 3 69 में हुए, तो तीनों आप 69 ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपने जो नाम देखा है, जो राज्य देखा है, महाराष्ट्र, इन तीनों में महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, अब आते हैं रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 1986 में हुआ। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। फिर आया 5वें नंबर का कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 1990 में आया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और फिर 6वें में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड, 2004 में आया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर 7वां आया वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, 2010 में आया था, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच। 8वां महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में, गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच। फिर 9वां आया महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, 2018 में आया, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाला 2018। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 और निम्नानुसार इसके कर्तव्यों को उल्लेख करता है। इसमें देख लेते हैं, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना, उन विषयों पर जिनमें राज्यों तथा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना, ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना, परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवाद के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। परिषद किसी विवाद चाहे कानूनी अथवा गैर कानूनी या का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी है, ना कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त बंदों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है। तो हम लोग परिषद देख लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग 1983 से 88 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसने संस्कृति की अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, परिषद को इसी अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग ने संस्कृति की और परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा खाद्य तथा गाँव में बड़ी कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसमें निम्न सदस्य थे, अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित परिषद के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते थे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यह परिषद अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर उनके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वय को बढ़ावा देना। विस्तार पूर्वक इसके कार्य निम्न हम समझेंगे, कार्य निम्न है, इसको समझेंगे हम लोग। ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों तथा केंद्र के साझा हित निहित है। इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना तथा ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समान हित में और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों, इस तरीके से। आई होप आपको दिख रहा है। चलिए आइए समझते हैं। 10 पे थोड़ा सा 10 मिनट। ठीक है, देखिए, परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसकी बैठक पारदर्शी होती है तथा प्रश्नों पर निर्णय कम
निर्णय एकमत से होता है। परिषद की स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई। निम्नलिखित सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिससे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ठीक है दिख रहा है आपको क्लियर। लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रिया। देखिए संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र, ठीक है, अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य तक ही क्या है, सीमित है दोस्तों। ठीक है, सीमित है। अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दूसरे राज्यों में अमान्य हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है जो इस प्रकार वर्णित है। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए पहला, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर तथा अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल है। ठीक है, दस्तावेज शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियों जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती हैं तथा उनके प्रभावों का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। इस न्यायिक निर्णय पर बिना किसी नए मुकदमे की आवश्यकता है। यह नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। देखिए, ठीक है, संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। देखिए, अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोध को हटाना तथा देश में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रभाव को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना। इस प्रावधान में स्वतंत्र अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधान है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य में प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तु की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। आगे और देखते समझते हैं। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। किसी राज्य की विधायिका, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है, अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों को लगाने को निषेध करता है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निश्चित हैं। इस प्रकार संसद अथवा
राज्य विधायक का सम्मति सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक, जस्ट भी थोड़ा सा, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। शामिल ना हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या ना हो, जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती तथा इसे प्रतिबंधित भी कर सकती। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकते, किंतु अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें देख लेंगे हम लोग। क्षेत्रीय परिषदें संविधायक, क्षेत्रीय परिषदें संविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। इसका गठन, एक बार ध्यान से सुनना फिर से, क्या है? संवैधानिक। यहाँ पर सिर्फ संविधिक लिखा है, निकाय, ना कि संवैधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। यहाँ पर कितना बताया? 5 बताया, तो यहाँ पर उत्तरी हो जाएगा, मध्य, पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी। ठीक है। तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देख लें, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार बैठक में बिना मताधिकार के रूप में से संबंधित हो सकते हैं। आगे देखते हैं, योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। योजना आयोग, इसको क्या कर दिया? उसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। ठीक है। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है केंद्र सरकार का गृह मंत्री, याद रखना। ठीक है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और क्षेत्रीय परिषद पर एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और लास्ट में हो गया दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया उत्तरी वाले में। और यहाँ पर मुख्यालय इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा? ये वाला। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इलाहाबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये कोलकाता में पड़ जाता है इसका मुख्यालय। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब, इसका मुख्यालय पड़ जाता है मुंबई में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल तथा पांडिचेरी, इसका क्या पड़ जाता है? कहाँ पर? मुख्यालय चेन्नई में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसका पूछेगा मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल दे देगा, इंदौर दे देगा, लखनऊ दे सकता है, ठीक है, या फिर कुछ भी दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा। तो आपको सही आंसर करना है इलाहाबाद। और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, मतलब 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। अब हम थोड़ी सी और जो बातें रखेंगे तो उनको समझ लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। यह परिषदें आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करते हैं। यह केवल रचनात्मक तथा परामर्शदार्थी निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य अथवा कार्य विस्तारपूर्वक हैं, उनको हम देख लेंगे। देखिए, भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चले सके। केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचार तथा अनुभव के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। मुख्य विकास योजना के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक सामंजस्य सुनिश्चित करना है दोस्तों। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं पूर्वोत्तर परिषद। उपरोक्त क्षेत्रीय परिषद के
अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। इसके सदस्यों में असम आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें राज्य महत्व के विषय सम्मिलित हैं। इसे समय समय पर सदस्यों द्वारा क्षेत्रों में स्वच्छता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है इसमें। तो एक बार इधर आ जाते हैं अंतर्राज्यीय संबंध, एक नज़र में देख लेते हैं अंतर्राज्यीय संबंध। देखिए, लोक लेखा की पारस्परिक मान्यता आदि। लोक लेखा, अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया। इसमें जल संबंधी विवाद, अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निर्णय, राज्यों के बीच समन्वय, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य तथा व्यापारिक लेन देन, व्यापार वाणिज्य तथा व्यापारिक लेन देन पर प्रतिबंध की संसद शक्तियाँ। व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य एवं व्यापारिक लेन देन पर प्रतिबंध। हाँ, ये सब पहले से लागू कानून तथा राज्य के एकाधिकार से संबंधित कानून की सुरक्षा। पहली अनुसूची के भाग बी में कतिपय राज्यों द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति निरस्त। अनुच्छेद 301 से 304 तक सन्निहित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकारी की नियुक्तियाँ। ठीक है, और ये सब ये संदर्भ में दिया गया। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अंतर्राज्यीय संबंध वाला। ठीक है, अब क्या होगा, अगली क्लास आएगी तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, कुछ घटना चक्र के होंगे। ठीक है, घटना चक्र के और पीवाई के क्वेश्चन, जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाएंगे और 2024 का डाटा, 2023 का डाटा जो नया आया उसको भी शामिल किया जाएगा।